हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेड अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा चर्चा किया था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। और इससे पहले हमारा मेन फोकस तो इसमें होगा, इससे पहले हमारा मेन फोकस होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को जानने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने अपने +2 लेवल में इससे डील किया हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो। सो अराउंड 1800 के मिड में और उसके स्टार्टिंग में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्कवरी हुआ था, मतलब वो टर्म स्टार्ट हुआ था, उसके एक्सपेरिमेंट उस पर स्टार्ट हुए थे अराउंड मिड 1800 में। तो क्वेश्चन था, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया कैसे। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया कैसे कि अगर हमने गैस को हीट किया, जब हमने गैस को हीट किया तो हमें मिल रहा था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते, हीट करते सर्टेन टेम्परेचर पे, तो हमें उसका क्या मिलता है, कुछ रेडिएशन एमिट होता है, एमिट करता है वो। तो उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास कराते, उसको डिवाइड करते उसके कंपोनेंट्स में, तो हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है डिफरेंट वेवलेंथ का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अब हमको गैस के केस में क्या मिल रहा था, जब गैस को हमने हीट किया तो हमें मिल रहा था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जब हमने उस वक्त सॉलिड को भी साइमल्टेनियसली क्या किया, हीट किया, तो हमें कैसा मिला, स्पेक्ट्रम मिला, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो गैस के केस में कैसा मिल रहा था, डिस्क्रीट, और सॉलिड के केस में मिल रहा है कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो गैस के केस में डिस्क्रीट मिल रहा है और सॉलिड के केस में कंटिन्यूअस क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या था कि अब ये जो फिनोमेना है कि सॉलिड के केस में कंटिन्यूअस मिल रहा है और गैस के केस में डिस्क्रीट मिल रहा है, तो ये फिनोमेना उस वक्त में हमारा जो वेल एस्टैब्लिश्ड 2 ब्रांचेस थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी और थर्मोडायनेमिक्स, तो दोनों ही इस चीज को एक्सप्लेन करने में क्या हुए, टोटली फेल हो गए। सो यहीं से अराउंड 1900 से जस्ट पहले हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत चैलेंज किया गया था इस फ्रंट पे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया था बिल्कुल भी, और क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी इज सिंपल, क्या है, वो बॉडी जिसपे हम लोग कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट करें, वो बॉडी जिसपे हम कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट करें तो वो कभी भी कुछ भी अमाउंट का एनर्जी का रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सारे के सारों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब देखो, अगर हम लोग किसी नॉर्मल बॉडी के बारे में बात करें तो नॉर्मल बॉडी पे अगर एनर्जी को इंसिडेंट किया जाए तो उसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला, कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है और कुछ ट्रांसमिट करता है। तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि बॉडी का नेचर कैसा है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा बॉडी जो सारा का सारा एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। और सिंपल सी बात है, हमें कोई भी कलर कैसे विजिबल होता है, जब वो लाइट, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट उस पर इंसिडेंट होता है तो वो ऑब्जेक्ट उस चीज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को भी रिफ्लेक्ट करता है, नो डाउट। बट क्या होता है, उस वाले वेवलेंथ के लाइट को जिस टाइप का मटेरियल का सरफेस है वो ज्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कराता है, और ज्यादा हम लोग को वो नजर आता है, वो कलर हमको नजर आता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज ब्लैक हमको दिखाई देगा, आप कैसे, क्योंकि अगर कोई चीज सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई भी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा क्या, कोई भी रेडिएशन वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, हमें टोटली क्या दिखेगा, डार्क बैकग्राउंड दिखेगा। अब डार्क का मतलब ही तो ब्लैक होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस बॉडी को ब्लैक बॉडी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, हेंस बॉडी अपीयर्स एज ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी क्या होता है ये तो समझ गए हम लोग। बट क्वेश्चन आता है, क्या इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कोई ऐसा ब्लैक बॉडी करके रियल में एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी है क्या, तो क्वेश्चन है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज जस्ट थॉट, मतलब हमारा एक सोच यार, ऐसा हो सकता है, बट आइडियली
और परफेक्टली ब्लैक बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके कुछ क्लोज मतलब हम लोग बोलेंगे आइडियल केस ना होके एक्सपेरिमेंटली, या हम लोग बोलेंगे हम लोग कुछ हद तक उस लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, वो देखो। तो इस चीज को कहा जाता है फेरिस ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो फेरिस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ब्लैक बॉडी के इस स्ट्रक्चर को मतलब क्लोज टू दिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन किया था। तो अब वो ब्लैक बॉडी एक्चुअल में जो हमारा रियल लाइफ में रहेगा वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, तो अब ये हमने क्या किया है, ये जो सराउंडिंग वाला ऐसा तुमको वॉल टाइप दिख रहा है, स्पेरिकल वॉल दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं हॉलो कैविटी, उसको हम हॉलो कैविटी कहते हैं। और इस पे एक छोटा सा अपर्चर होता है, मतलब छोटा सा ओपनिंग, जहां से हम क्या करें, लाइट को इंसिडेंट करें, एनर्जी को इंसिडेंट करें। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली अपर्चर के अपोजिट में हम क्या रखते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन रखते हैं। अब कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों रखते हैं, उसका रीजन क्या वो भी हम देखेंगे। अब जैसे कोनिकल प्रोजेक्शन रखा और साथ में इसके इनर सरफेस को हम क्या करते हैं, हम इसके इनर सरफेस को एक मटेरियल से कोट करते हैं जो कि होता है हमारा लैंप ब्लैक, और उसको कहा जाता है प्लेटिनम ब्लैक। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्लोज टू क्या है, अपना परफेक्टली ब्लैक बॉडी के नेचर रखता है। ठीक है, अब अगर इस मटेरियल पे हम लोग कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं ना, तो ये 98% एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें से 98% ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि इट इज क्लोज टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नो डाउट परफेक्ट तो नहीं है बट क्लोज टू तो है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो हमने इस वॉल को, इनर वॉल को किससे कोट किया, लैंप ब्लैक से। ठीक है, अब कोनिकल प्रोजेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है अपर्चर से। तो अगर मैं यहां से एनर्जी को इंसिडेंट करा रहा हूं तो क्या करता हूं मैं, कोनिकल प्रोजेक्शन रखने का रीजन ये है कि हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर से मतलब कोई चीज एनर्जी पूरा का पूरा लेना। अब वो कैसे पॉसिबल होगा वो देखो, इसके कोनिकल प्रोजेक्शन पे अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से अगेन इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसा करते करते क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद उसका पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो कैसे, वो देखो पहले यहां से आया, इस पे इंसिडेंट हुआ, जैसे इस पे इंसिडेंट होने के बाद टोटल रिफ्लेक्शन हुआ, इधर आया, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पहले बार किस पे स्ट्राइक कराया, लैंप ब्लैक पे। तो समझो अगर 100 जूल का एनर्जी मैंने यहां पर इंसिडेंट किया तो 98% यहां पर इस जगह पे एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा कितना, 2 जूल। ठीक है, अब अगेन यहां से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ 2 जूल का, तो 2 जूल यहां पर अभी क्या करेगा, 2 जूल का 98% मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 1.96, तो उतना एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर अगेन यहां पर ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, तो अगेन ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद वो 2 जूल भी जो बचा था एनर्जी वो टोटली क्या कर लेगा, ये बॉडी के अंदर, इस कैविटी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको हम लोग ना, इस बॉडी को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसा एक्ट कर रहा है। अब बहुत बच्चों को डाउट आता है ब्लैक बॉडी और ब्लैक, अब एक्चुअल में ब्लैक बॉडी, ये पूरा ब्लैक बॉडी नहीं है, ये पूरा बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। इसका सिर्फ इतना जो अपर्चर का सरफेस है ना, वो सरफेस एक्ट कर रहा है एज अ सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी। क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या है, वो सरफेस जहां पर हम लोग इंसिडेंट करें तो पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो इस सरफेस में पूरा एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन इस अपर्चर में जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस सरफेस का जो अपर्चर है ना, वो सरफेस एक्ट कर रहा है एज अ सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ओनली अपर्चर इज एक्टिंग एज अ ब्लैक बॉडी। क्लियर है इतना? तो ब्लैक, आई होप कि आप लोगों को ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट अभी इतना तो समझा होगा। तो इतना तो हम लोगों ने यार अपने +2 लेवल में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो बाय द मिड ऑफ 1800 बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको मिल गया था ब्लैक बॉडी के ऊपर। ठीक है, मिड 1800 में हमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला था वेरियस ऑब्जेक्ट के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब ये कि अगर
मैंने कोई कैविटी लिया, हॉलो कैविटी सेम इस टाइप का। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस पे एनर्जी इंसिडेंट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कैविटी को रखा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को इस अपर्चर से क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो ये जो यहां से एमिशन होगा ना रेडिएशन का, इस रेडिएशन को, इस एनर्जी रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए हमने अराउंड मिड 1800 में एक्सपेरिमेंटल डेटा अपने पास आ गया था। मतलब जैसे अभी हम लोग ने लैम्प ब्लैक के लिए निकाला, मतलब एक सरफेस जो इनर सरफेस था उसको लैम्प ब्लैक के साथ कोट किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ और मटेरियल लूंगा, तो ये हो गया, इसमें जो मेरा एक्सपेरिमेंट का डेटा आएगा ये इसके लिए हो गया, फिर दूसरे के लिए जो रहेगा दूसरे का डेटा, तीसरे के लिए तीसरे का डेटा, ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या निकाल लिया था, बहुत सारा डेटा निकाल लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था ना, जो रेडिएशन एमिट हो रहा था, जो इक्विलिब्रियम में रेडिएशन एमिट हो रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो कैसा था, कंटिन्यूअस कैरेक्टर था। मतलब ब्लैक बॉडी से जब हम उसको हीट कर रहे थे तो उस कैविटी से जो रेडिएशन निकल रहा था उसका नेचर क्या था, उसका नेचर था कंटिन्यूअस कैरेक्टर वाला, कि उसका जो भी रेडिएशन है कंटिन्यूअस निकल रहा था। कंटिन्यूअस मतलब उसका ना फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे तो पूरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी हमें मिल रहा था। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला, टू ईच फ्रीक्वेंसी देयर करस्पॉन्ड्स एन एनर्जी डेंसिटी। अब यहां पर एक वर्ड आ गया, एनर्जी डेंसिटी। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी डेंसिटी था। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, देखो डेंसिटी मतलब हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो तो होता है मास डेंसिटी, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ डेंसिटी। ठीक है, तो मास डेंसिटी बोले तो भी गलत नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कितना एनर्जी प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। और तुम लोगों ने देखा होगा मतलब नंबर डेंसिटी भी कहा जाता है। नंबर डेंसिटी का मतलब कितना नंबर ऑफ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कितने यूनिट वॉल्यूम में, तो वहां पर नंबर डेंसिटी आ जाता है। तो सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है इतना? चलो, तो मैंने क्या बोला, हर एक फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग हमें एक एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू मिल रहा था। तो जब इसका अब हम लोग प्लॉट भी देखेंगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो रेडिएशन निकल रहा है हीट करने पे, उसका हमने क्या किया, एक प्लॉट बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है थ्रू एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो कि है एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग देखेंगे उसको, पहले उससे हम लोग क्या बात करते हैं, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग रह रहा था, तो वो किसी भी केमिकल कंपोजिशन, उस सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ना तो उसके शेप पे डिपेंड कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। किसके, कैविटी के टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ना तो शेप पे डिपेंड कर रहा था ऑब्जेक्ट के, ना तो उसके केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा था, और ना ही उसके शेप में। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कैविटी। किस पे, टेम्परेचर ऑफ द कैविटी। क्लियर है इतना? तो इसके बाद ना बहुत सारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट किया गया था, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस कंटिन्यूअस कैरेक्टर के, जो कि कौन रखता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी के इस कंटिन्यूअस कैरेक्टर को, इस कंटिन्यूअस रेडिएशन एमिशन के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा अटेम्प्ट किया गया था। उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सीरियसली क्या किया था, इस पे फोकस किया था और उसका कुछ रिजल्ट निकाला था, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते, इससे पहले हम लोग इसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिला है, उसको प्लॉट कर लेते हैं। सो दिस इज द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या वर्सेस क्या है, मतलब ये ग्राफ हमें कहाँ से मिला है, हमने कहाँ से प्लॉट किया है। तो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कई सारे बुक्स में मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने स्केलिंग बराबर से नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसका स्केलिंग बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट होना चाहिए यार अगर बनाने जाओ, तो इसलिए मैंने स्केलिंग अभी नहीं बनाया हुआ है। बट आप क्या कर सकते हो, इसको गूगल पे सर्च करो, आपको स्केलिंग इसका बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज प्लॉटेड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल डेटा।
ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहां पर क्या वर्सेस क्या प्लॉट कर रहे हैं ना, यहां पर एनर्जी डेंसिटी U वर्सेस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया गया है। तो जैसे कि हमने बोला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस कैरेक्टर मिल रहा है, सही बात है। तो यहां से हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब वो कंटिन्यूअस कैरेक्टर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हमको ग्राफ में जो रिजल्ट मिल रहा था ऐसा मिल रहा था। मतलब देखो हर एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक ना एक एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू तो है, मतलब एवरी फ्रीक्वेंसी हैज इट करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी हर एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है। इससे पता चल रहा है कि एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस कैरेक्टर दिखा रहा है, सही बात है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा मिलता है। और हमने ये बोला था वो ना तो शेप पे डिपेंड करता है, मतलब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ना तो शेप पे डिपेंड करता है, ना तो मटेरियल के मतलब मटेरियल के हमने क्या बोला था, शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और उसके केमिकल कंपोजिशन में भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्यों बोला था, क्योंकि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के जो मैक्सिमम है ना एनर्जी डेंसिटी, जहां पर मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, वो कहां पर शिफ्ट हो रहा है, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड हायर एनर्जी डेंसिटी ना, और हायर फ्रीक्वेंसी, सही बात है। तो जैसे हमने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम हीट करोगे तो पहले क्या रहेगा, रेड रहेगा, फिर येलो होगा, फिर व्हाइट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका जो रेडिएशन निकलता है वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा कंटिन्यूस हो जाता है, उसके बीच का गैप बहुत कम हो जाता है। क्लियर है। तो ये रीजन है इसका, ब्लैक बॉडी का मतलब जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे, इसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो अब आपको जो इस तरीके से मिला है वो ग्राफ कुछ उल्टा मिलेगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, सही बात है। चलो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें हुए, एक तो क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया गया, एक तो क्वांटम फिजिक्स का यूज किया गया। तो जहां क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया गया वो दो साइंटिस्ट थे, मतलब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया था, वर्क किया था, बट उनमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बहुत सीरियसली क्या किया था, मतलब उसके पीछे पड़ गए। तो वो साइंटिस्ट क्या थे, वो जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था, वो पहले साइंटिस्ट थे वेन। 1889 में इसको एक्सप्लेन किया और रेले जीन्स ने 1900 में इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट दोनों ही क्या हुए, फेल हुए। उन्होंने कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो वहां पर आए 1900 में अगेन, कुछ टाइम के बाद 1900 रेले जीन्स के कुछ टाइम के बाद सर वहां पर आए मैक्स प्लैंक सर, ठीक है। उन्होंने यूज किया अपना क्वांटम फिजिक्स और यहां पर बता दिया कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है ब्लैक बॉडी के लिए। तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या था हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो वेन सर ने क्या यूज किया था, वेन सर ने यूज किया था थर्मोडायनामिक्स, और उन्होंने क्या किया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को ही थोड़ा चेंजेस करके उसमें क्या निकाला, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी जो एमिट करता है ना, उसका जो उनको वैल्यू मिला अराइव हुए वो फॉर्मूला में, वो हुआ a न्यू क्यूब e टू द पावर माइनस बीटा न्यू बाय t। तो ये फॉर्मूला उनको मिला। तो जब हमने इस फॉर्मूला को यूज करके ये जो ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें कैसा मिला, हमें ग्राफ कुछ अलग मिला। अब वो ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके बताता हूं, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें रीजन कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। अब यहां पर अगेन मेरा फ्रीक्वेंसी है और यहां पर मेरा एनर्जी डेंसिटी है। तो जो मेरा यहां पर ये इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा था, ठीक है, ये इस तरीके से डाइवर्ज होता है, और यहां पर ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होता है। मतलब अगर मैं बताने जाऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है। ये किसका रीडिंग है, ये सब रीडिंग है। तो ये है वेन्स लॉ और ये है रेले जीन्स लॉ, ठीक है।
तो पहले वेन्स ने यूज किया थर्मोडायनेमिक्स और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को यूज करके उन्होंने कुछ वेरीफाई किया उन्होंने, और उनको रिजल्ट मिला ये, मतलब स्पेक्ट्रल डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला ऐसा मिला। तो इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चला कि जब हमने इस फॉर्मूला को यूज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व प्लॉट किया तो हमें वो कुछ ऐसा मिला। वो देखो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इतने पार्ट के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के इतने रीजन के लिए, तो ये एकदम परफेक्टली क्या कर रहा है, अपने को एक्सप्लेन कर रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये वाला है जो ब्लैक वाला कर्व है, ब्लैक वाला कर्व है। लेकिन जब वेन्स लॉ को यूज किया हमने, जो थियोरेटिकल वाला वेन्स लॉ का यूज किया ग्राफ, तो कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब it was fitting for high frequency but it was badly failing for low frequencies। ठीक है, तो वेन्स लॉ क्या हो रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट लो फ्रीक्वेंसी में इट वाज फेलिंग वेरी बैडली। ठीक है, इसके बाद अटेम्प्ट किया रेले जीन्स ने 1900 में, जहां पर उन्होंने यूज किया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने बोला था कि जो कैविटी के अंदर एटम्स होते हैं वो उनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसके अंदर का जो भी एनर्जी होता है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टैंडिंग वेव। तो जहां पर नोड का कंसेप्ट, स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट, ये सब यूज करके उन्होंने क्या निकाला था, एक फॉर्मूला अराइव हुआ, जहां पे उनको ये फॉर्मूला मिला 8π/c³ kT का वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके जब हमने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला तो उसका कर्व, जो थियोरेटिकल कर्व है, हमें कुछ ऐसा मिला। ये वाला अगेन एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो अब इससे पता चल रहा है कि रेले जीन्स लॉ लो फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, परफेक्टली हमको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बट जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर रीजन के बाद वो क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या कर जा रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है। तो मतलब रेले जीन्स लॉ वाज फिटिंग very good for low frequency but it was failing for high frequency, very badly for high frequency। और एक चीज याद रखना, यहां पर एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, अब जो रेले जीन्स लॉ है ना, इसको इसके फॉर्मूला को यूज करके, मतलब ये फॉर्मूला को यूज करके हम जब प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ ना एक पॉइंट पे, जहां पर जिस रीजन पे डाइवर्ज हो जाता है ना, जिस फ्रीक्वेंसी के रीजन पे डाइवर्ज हो जाता है, वो रीजन लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, वो रीजन लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसीलिए यहां पर डाइवर्ज करता है, तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, तो यहां पर तुम इस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी समझा होगा। क्या हो रहा है, जहां पर हमारा रीजन, जिस रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो ग्राफ है वो डाइवर्ज कर जा रहा है ऑफ रेले जीन्स लॉ, उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो मेन मोटो है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए, और किस तरीके से प्लैंक सर ने रेले जीन्स और वेन्स को सही, मतलब इन लोगों से जो गलती हुआ था उनको देखते हुए इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया और क्या फाइंड किया वो देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स रेडिएशन इज एमिटेड कंटिन्यूअसली। सो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से मैटर कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करता है, कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कैसे करता है, कंटिन्यूअसली करता है। तो मेन क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब और इट कैन बी एमिटेड कंटिन्यूअसली, बट यही चीज अडॉप्ट किया था किसने, रेले जीन्स ने क्लासिकल फिजिक्स के इसी आइडिया को अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ कहीं पर। ठीक है, तो मेन रीजन यही गलती था कि उन्होंने एनर्जी को माना कंटिन्यूअस। तो इसके बाद आए प्लैंक सर 1900 में आए, उन्होंने बोला कि तुम जो बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट होता है, किसी भी मैटर से एब्जॉर्ब करता है, तो कंटिन्यूअसली नहीं होता, वो होता है एक डिस्क्रीट पोर्शन में, एक डिस्क्रीट पैकेट्स में। तो हम लोग बोलेंगे बंडल ऑफ एनर्जी, और उसको कहा जाता है मोर कॉमनली एज क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी। कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स में ही करता है, फिक्स अमाउंट्स में, जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटा। तो उस एनर्जी का वैल्यूज क्या होता है, या तो एच न्यू हो, मतलब एन एच न्यू, जहां पर एन क्या है, इंटीजर्स वैल्यू। तो या तो करेगा, देखो, या तो कितना करेगा, 0 करेगा, मतलब कुछ एनर्जी नहीं करेगा,
या तो एच न्यू करेगा, या तो 2h न्यू करेगा, या तो ऐसा एच न्यू और 2h न्यू के बीच का वैल्यू नहीं करेगा, मतलब 1.5 एच न्यू इंटीजर्स वैल्यू ही लेगा, हाफ इंटीजर्स वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, तो मेन प्लैंक सर ने बोला कि एनर्जी कभी भी हम कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर सकते, वो हमेशा एक डिस्क्रीट वे में ही होगा, डिस्क्रीट अमाउंट में ही, डिस्क्रीट पोर्शन में ही होगा। ठीक है, तो इस अजम्पशन को लेके उन्होंने क्या किया, जो भी ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन था उस फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी हमें मिला था उसका वैल्यू क्या है, तो ये हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, यू को क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, जहां पर न्यू और टी क्यों लिख रहे हैं हम लोग, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, विच मतलब स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे तो लास्ट में हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते फिर डेरिवेशन, जहां पर के क्या होता है, के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर, न्यू सबको पता है फ्रीक्वेंसी होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब प्लैंक सर ने क्या बोला ना कि जो कैविटी के अंदर का वॉल्स है, वॉल्स के अंदर जो भी एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनको हम एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर कर सकते हैं, और उस हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होगा ना करस्पॉन्डिंग, वो ये वैल्यूज लेगा, या तो 0 होगा, या तो एच न्यू होगा, या तो 2h न्यू होगा, या तो 3h न्यू होगा, ऐसा इंटीजर्स वैल्यू होगा। मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे ऑसिलेटर्स होंगे, सबका ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एनआर क्या है, कोई भी ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर मतलब बोलूंगा नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि एनर्जी वैल्यू लेगा ईआर। ठीक है, चलो अब इतना समझा। अब मैं बोलता हूं एन नॉट को क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो वैल्यू क्या लेगा, ई इक्वल टू 0, 0 वैल्यू लेगा। ठीक है, ये वैल्यू लेने वाले कितने ऑसिलेटर, नंबर ऑफ ऑसिलेटर थे वहां पर। अब ये सब चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एवरेज एनर्जी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज एनर्जी मिल जाएगा तो अपना ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, एवरेज एनर्जी निकालना है पहले। तो ये स्टेप मैंने क्या बोला, लेट n1 बी द number of oscillator having energy h nu, n2 be the number of oscillator having energy 2h nu। ठीक है, ऐसा सिमिलरली आगे बढ़ते जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, वो रहेगा n, विच इज n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, सो टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हमको क्या मिल गया, वो मिल रहा है हम लोग को n इज इक्वल्स टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस। ठीक है, तो ऐसा वैल्यूज मिल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है ना, nr इक्वल्स टू क्या होता है, n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, ई टू दी पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको कहां से मिलता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, वहां से जब तुम पढ़ोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कुछ ऐसा ही होता है। अब ये चीज एक्चुअल में बताता क्या है, ये बताता है कि वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो कि किस एनर्जी स्टेट में, ईआर एनर्जी स्टेट। सो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर विच आर इन द एनर्जी स्टेट ईआर, मतलब जो इस एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर हम लोग इस चीज को यहां पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू n0 प्लस n1 के जगह में क्या लिख सकता हूं, n0 इंटू ई टू दी पावर माइनस ई1 अपॉन के टी, सही बात है, प्लस
एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस ई टू अपॉन के टी, प्लस प्लस करते जाएंगे ऐसे ही, सही बात है। अब एन नॉट कॉमन आ रहा है सब में, तो हो गया कॉमन 1 प्लस इसका क्या बचा, इसका तो 1 बचा, इसका क्या बच रहा है, ई टू दी पावर माइनस। अब मुझे बताओ एनर्जी E1, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट स्टेट, तो पहला तो मैंने बोला था या तो 0 हो सकता है या तो h न्यू हो सकता है, तो 2h न्यू हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये एनर्जी करस्पॉन्ड करता है h न्यू स्टेट को अपॉन kT, सही बात है। प्लस e टू दी पावर वापस से माइनस, यहां पर क्या होता है 2h न्यू अपॉन kT, प्लस करते जाओ, अपने को आंसर मिलते जाएगा। बोलो इतना पार्ट सभी को क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं यार, सिंपल सा हम लोग ने क्या लगाया, अप्लाई कर दिया इस चीज को, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को देखो, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ऐसा वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज होता है 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 2, क्या होता है 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 2। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला देखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ अलग चीज नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है, सही बात है, वही सेम फॉर्मूला है, सॉरी -2 नहीं -1 होता है इनवर्स वाला। सो 1 प्लस एक्स, इसका जब हम एक्सपांशन करते, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग ने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा, इसका फॉर्मूला माइनस, पहले क्या लिखने का 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस, फिर x लिख दो, फिर माइनस माइनस प्लस, तो सब में प्लस रहेगा, तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, ऐसा एक्सपेंशन होता है इसका, सही बात है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, तो यहाँ पर हम लोग ने x किसके जगह में लिखा है, इस h न्यू बाई के टी के जगह में, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हो जाएगा n विल बी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, सही बात है, इसका पावर -1, देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, n का वैल्यू ये मिल जा रहा है, सही बात है। तो इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। इतना सभी को क्लियर है, इतना आई होप सभी को क्लियर ही हुआ होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, अब एनर्जी मैं बोलता हूं टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, अब मैं बोल रहा हूं टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर्स, ठीक है। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितना प्रेजेंट रहेगा। अब मैं बोलता हूं उस ऑसिलेटर का टोटल एनर्जी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी क्या होगा, तो वो क्या होगा, अगर मैं E बोल देता हूं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस ऐसा वैल्यू। अब हमको पता है वापस से सेम चीज, ये वाला देखो, ये चीज को यहाँ पर अप्लाई करो। अब मुझे बताओ इस स्टेट में क्या होगा, N0 पार्टिकल से, और एनर्जी क्या है इसका 0, इस स्टेट में कितने पार्टिकल से, N1 पार्टिकल से, और कितना एनर्जी इनका h न्यू, सही बात है। अब ये चीज कैसे लिख रहे हैं हम लोग, अब सिंपल सी बात है, हमें पता है इस एनर्जी स्टेट में कितने, इस एनर्जी का, इस स्टेट का, 0 स्टेट का एनर्जी कितना होगा। सो E1 के करस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी होगा, E1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगा कि कितने स्टेट्स, कितने ऑसिलेटर यहाँ पर हैं, साथ में उनका एनर्जी कितना है h न्यू में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी मिल जाएगा, सही बात है। और इस सारे स्टेट्स को अगर हम लोग ऐड कर जाएंगे तो हमको टोटल एनर्जी ऑफ ऑल दी ऑसिलेटर या एन ऑसिलेटर का मिल जाएगा, सही बात है। तो करते जाओ, क्या मिल जाएगा। अब सेकेंड स्टेट में एनर्जी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है N2, एनर्जी कितना होता है 2h, सही बात है, इसको ऐसे ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो N0। अब यहाँ पर ये चीज को अप्लाई करो, ये वाले चीज को यहाँ पर अप्लाई करो, ये वाले चीज को यहाँ पर अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा बोलो, N0 इंटू 0 किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस N1 के जगह में N0 इंटू एच न्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट में एनर्जी एच न्यू होता है, प्लस
एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस 2h बाय के टी इंटू 2h, पहले से था, सही बात है, प्लस ऐसा करते जाओ तो यहां पर मैं कॉमन टर्म क्या ले सकता हूं, देखो एन नॉट कॉमन है और एच न्यू भी कॉमन है ना सब में, एच न्यू एन नॉट, तो एन नॉट और एच न्यू को मैंने कॉमन ले लिया, सही बात है। तो बचा क्या, ब्रैकेट में बच रहा है 1, नहीं ब्रैकेट में क्या बच रहा है e टू दी पावर माइनस, देखो यार एक स्टेप हम लोग यहां पर और छोटा कर सकते हैं, e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, इधर भी e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी प्लस e टू दी पावर माइनस 2h न्यू बाय के टी, इसको ऐड करते जाएंगे, सही बात है। तो इतना हम लोग को क्या मिल गया, एनर्जी का अभी वैल्यू मिल रहा है। सो अगेन यहां पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन नॉट कॉमन लिया, एच न्यू कॉमन लिया, अब बचा देखो यहां पर e रेज टू माइनस एच न्यू बाय के टी, यहां पर e रेज टू माइनस 2h न्यू बाय के टी, यहां पर सॉरी यहां पर एक हम लोग ने गलती कर लिया, यहां का 2 हम लोग ने रखा नहीं ना, फिर ये थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3h न्यू बाय के टी, सही बात है, तो ऐसा वैल्यू होगा। तो यहां पर e रेज टू माइनस एच न्यू बाय के टी को भी मैं कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा क्या बोलो, यहां पर बच गया 1 बचेगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा 2, और ये स्क्वायर 2 था तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू, 2h न्यू हो जाएगा, यहां पर एक ले लिया तो 2h न्यू बाय के टी, सही बात है। ऐसा आप अगर ऐड करते जाओगे तो आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। अब इसको देखो अच्छे से, क्या ये चीज कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस, सही बात है, ऐसा इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकते, अगर हम लोग ने e रेज टू पूरे चीज को क्या कर दिया, x कर दिया। अब ये चीज का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2, क्या होता है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2, क्लियर है। तो इसको अप्लाई करो, सिंपल है, आंसर मिल जाएगा। तो बोलो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा एन नॉट एच न्यू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी रेज टू माइनस 1, क्योंकि इसी चीज को हमने क्या किया था, x कंसीडर किया था, सही बात है, सॉरी माइनस 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो एन नॉट एच न्यू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, सही है। तो अगर ये नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी का स्क्वायर, क्या हो गया के टी का स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी का वैल्यू। सो ये हमें क्या मिल गया, एनर्जी का वैल्यू। सो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर और टोटल एनर्जी ऑफ दिस एन ऑसिलेटर, जो टोटल ऑसिलेटर है उन्हीं के। अब इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एवरेज एनर्जी निकालना है हमको। एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, कितना एनर्जी है, एवरेज एनर्जी का मतलब है कितना एनर्जी है, सबको टोटल एनर्जी को क्या कर दो डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर है। तो सेम चीज करेंगे यहाँ पर अप्लाई। तो बोलो अब मैं क्या करूंगा, एवरेज एनर्जी को कैसे लिखूंगा, तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय एन। सो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन एन। अब ई का वैल्यू अभी हम लोग ने लिखा इक्वेशन नंबर 2, एन नॉट एच न्यू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी, सही बात है, इसका स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाला था, उसका वैल्यू कितना था, एन नॉट अपॉन, उसका वैल्यू था डिवाइड बाय एन नॉट अपॉन ई टू दी पावर माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय
के टी। सही बात है, इसका वैल्यू कुछ ये था। तो देखो ये चीज और ये चीज सेम है, तो एक स्क्वायर कट जाएगा, एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा बोलो, एच न्यू ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी अपॉन, ये एक टर्म बच गया ना, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? हाँ कर सकते हैं। देखो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं नीचे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दे, इसको एवरेज को हम लोग कई बार ऐसे बार भी लिख के करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, ई बाय ई एन इज इक्वल्स टू एच न्यू क्या हो जाएगा अपॉन, अगर ये नीचे गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही बात है, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू एच न्यू बाय के टी, और इसके साथ हो गया तो -1, तो एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू बाय क्या मिल गया हमको, के टी। सो यहां पर एवरेज एनर्जी का वैल्यू हमें ये मिल गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाय, मतलब हम अभी क्या बोल रहे हैं ना, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर होगा पर यूनिट वॉल्यूम, कितने रेंज में, फ्रीक्वेंसी के कितने रेंज में, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया कि भाई हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, एवरेज एनर्जी के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो अब एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ना, तो अब एनर्जी डेंसिटी मुझे कैसे मिलेगा, ई न्यू इंटू डी न्यू लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ई न्यू इंटू डी न्यू लिखने के बाद मैं क्या बोल जाऊंगा, यहां पर मैंने किस चीज को मल्टीप्लाई किया यार, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, मेरे एवरेज एनर्जी के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। सही बात है, उतने रेंज का मतलब उतने फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में जो एनर्जी रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ई, तो मुझे मिल जाएगा। देखो इसको हम लोग ने क्या लिखा था, इसी चीज को हम लोग ने लिखा था न्यू ना, यू फ्रीक्वेंसी और टाइम का डिपेंडेंसी है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इनटू एवरेज एनर्जी का वैल्यू क्या मिला आपको, एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू बाय के टी -1। सही बात है। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। सो देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में जब लिखा था तो यही सेम फॉर्मूला लिखा था जिसको हमने बोला था कि हम डिराइव करने वाले। सही बात है, तो हमने क्या किया, यही स्टेप्स फॉलो किया, तो हम लोग को आंसर मिल गया। तो मेन कंसिडरेशन क्या था, देखो रेले जीन्स और प्लैंक सर ने जो यूज किया आइडिया सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि रेले जीन्स ने क्या किया था ना, एनर्जी को कंटिन्यूअस माना था और प्लैंक सर ने एनर्जी को डिस्क्रीट माना। तो एनर्जी को डिस्क्रीट माना तो इनको क्या मिला, एडिशन वाले टर्म मिलते गए। सही बात है, और वहां पर उन्होंने क्या किया था, कंटिन्यूअस वाला लिया था, तो वहां पर उन्होंने इंटीग्रेशन यूज किया और यहाँ पर हमको एडिशन है तो मतलब क्या मिल रहा है, समेशन वाला टर्म मिल रहा था ना। तो यही मेजर डिफरेंस था कि एनर्जी का क्या किया था, जो एनर्जी कंसिडर कर रहे थे हम लोग, कंटिन्यूअस किया था किसने, रेले जीन्स ने, और डिस्क्रीट वे में जो गिव एंड टेक होता है वो किसने कंसिडर किया था, प्लैंक सर ने। ठीक है, तो ये है प्लैंक्स फॉर्मूला इन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमको क्या करना है, वेवलेंथ के टर्म्स में निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल है। देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, न्यू इंटू लैम्बडा, तो न्यू क्या हो जाए, लैम्बडा क्या हो जाएगा, देखो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू सी बाय न्यू, या ऐसे लिख दो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्बडा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको फर्दर, डी न्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, सी इंटू ऊपर गया तो -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू इधर अपॉन डी लैम्बडा था तो इधर डी लैम्बडा लिख देता हूँ। सही बात है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी न्यू विल बी इक्वल्स टू -c अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा।
सही है, इसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर दो तो क्या हो जाएगा u, अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं, लैम्बडा के टर्म्स में, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर के जगह में क्या हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा सॉरी c क्यूब इनटू डी न्यू के जगह में क्या रखना है, अब माइनस साइन तो इधर लिख देता हूँ c अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा। अब h न्यू के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू के जगह में लिखेंगे c बाय लैम्बडा अपॉन ये जो ब्रैकेट में टर्म था वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पर देखो ये c क्यूब कैंसिल हो रहा है, बच रहा क्या है लैम्बडा 2 तो क्या हो जाएगा -8 पाई, ऊपर क्या बच गया hc डी लैम्बडा अपॉन यहाँ पर क्या हो गया लैम्बडा रेज टू 5 और डिवाइड बाय ये जो टर्म था e टू दी पावर h न्यू बाय kt -1। सो दिस इज दी फॉर्मूला Planck's radiation law और Planck's radiation formula for black body radiation in terms of wavelength। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।